Hello, my dear students. You're welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss mock test number 9 for NEET examination. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मॉक टेस्ट नंबर 9 को अपलोड कर रहा हूँ। इसकी की आपको दे रहा हूँ, एक बार आप देखना और फिर मैं इसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 9 को अपलोड कर रहा हूँ, देख लें यहाँ पे एक बार। और फिर इस मॉक टेस्ट नंबर 9 को आप सोल्व करें, फिर उसके बाद में अपने आंसर चेक करें। ठीक है, उसके बाद में देखा करो आप डिस्कशन, पहले एक बार खुद चेक किया करो। ठीक है, उसके बाद देखना। तो मैंने इसकी की भी अपलोड कर दी है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो एक रिएक्ट थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है 48 ग्राम। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को 48 ग्राम मैग्नीशियम, उसकी रिएक्शन कराइए एक्सिस ऑफ डाइल्यूट HCl से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कैलकुलेट करना है वर्क इन दिस रिएक्शन। तो आप ध्यान रखना कि जो वर्क होता है, आपको पता है ना, कांस्टेंट P और T पर वर्क का आपके पास में एक फॉर्मूला था, W इक्वल्स टू IUPAC कन्वेंशनल साइन नेगेटिव है वर्क का, P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, तो जब रिएक्शन में बात की जाती है तो उसके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट P और T पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P, और ये हो गया साहब चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं माइनस PV2 माइनस PV1, क्योंकि आपको पता है कि साहब कांस्टेंट प्रेशर भी रहता है, रिएक्शन भी रहती है। अब ध्यान रखना ये किसका है बताओ मुझे। रिएक्शन के केस में ये प्रोडक्ट, और ये क्या चीज है, रिएक्टेंट। ध्यान रखना रिएक्शन के केस में। अच्छा, यदि गैसियस स्पीसीज होगी तब अपन वर्क इसको ऐसे लिख सकता हूं N2RT माइनस N1RT। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में आप फिर ध्यान रखना कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसलिए ये N2 किसके मोल है, गैसियस प्रोडक्ट के, N1 किसके, रिएक्टेंट के। अब मैं इस फाइनल फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं माइनस डेल्टा NG, जी का मतलब गैस के, RT। ठीक है, प्रोडक्ट के में गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट के। अब इस रिएक्शन को आप देखो, ये था आपके पास में मैग्नीशियम डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराई। तो जब डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराएंगे आप इसकी एक्सिस में, तो MgCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये अब देखो स्टैकोमेट्री, 1 मोल से 1 मोल H2 बनती है। यहाँ पर आपके पास में कितना है, 48 ग्राम। मोल निकाल लो तो आपके पास इसका मतलब 2 मोल से कितनी बनेगी, 2 मोल। तो डेल्टा NG तो हो गया था अब आपके पास में 2 R, मैंने R के टर्म में लिख रखा है, और टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, कितना हो जाएगा ये 300। तो आपका आंसर आ गया साहब फर्स्ट, पहला। सेकेंड क्वेश्चन, देखो एक आइडियल गैस है, ध्यान रखना मोनोटोमी अंडर के ये कुछ प्रोसेस दे रखे हैं, आपको बताना है कि एट विच पॉइंट गैस है हायर टेम्परेचर। आप सुनो ध्यान से, कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत दिए जाते हैं, आपको समझा देता हूँ ग्राफ के, और आप बच्चा इसलिए छोड़ देते हैं कि साहब ये पता नहीं कैसा है थर्मोडायनेमिक्स का। बिल्कुल सिंपल, आप ध्यान रखना नीट एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चनों पे दिमाग लगाना, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखें आप। ये सिर्फ बनाए जाते हैं आपको डराने के लिए, सही बात पूछो तो, बाकी बिल्कुल सिंपल। अब देखो ध्यान से, ये P और B के बीच में ग्राफ बना रखा आइसोथर्मल। अब मुझे बताओ कि आइसोथर्मल किसे कहते हैं, जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यानी आइसोथर्मल में पॉइंट फर्स्ट पे और पॉइंट 3 पर टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। ये टेम्परेचर T1 है, तो यहां पर भी टेम्परेचर T1 ही रहेगा। अब एडियाबैटिक, अब देखो ध्यान से, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब आप थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लो ये है। अब बताओ एडियाबैटिक का मतलब Q0, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी W के बराबर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब नेगेटिव साइन, इट मींस इंटरनल एनर्जी खर्च हो जाएगी। यानी ये जो वर्क होता है किसकी कॉस्ट पे होता है, इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे। और जब इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, यानी साइन डेल्टा U का चेंज इनका नेगेटिव आएगा, इस मीन्स कि जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा वो कम हो जाएगा इनिशियल से। इसको कहते हैं कूलिंग इफेक्ट। इसलिए इस एडियाबैटिक में 0.4 पर टेम्परेचर 0.3 से क्या रहेगा, कम। या वैसे भी आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो ध्यान से, जब आपको स्टेट दे रखी हो तो इससे भी चेक कर सकते हो, क्या दिक्कत है। वे तो ये एक्सप्लेनेशन था, बाकी वैसे जब स्टेट गिवन है तो आपको पता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। तो आंसर आएगा फर्स्ट। किस पॉइंट पर ज्यादा टेम्परेचर है, फर्स्ट पे, यानी थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक कोई रिएक्शन है केमिकल, ये पहला क्वेश्चन किससे था, थर्मोडायनेमिक्स से, सेकंड भी थर्मोडायनेमिक्स से। बढ़िया क्वेश्चन थे दोनों, ध्यान रखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। रिएक्शन ओपन कंटेनर में होती है, ध्यान रखें आप। ठीक है, उनकी वर्क भी ऐसे ही निकाला जाता है कि कांस्टेंट पीओटी पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो इधर एक केमिकल इक्विलिब्रियम का है, एक कोई सॉलिड है, ध्यान रखना AB2। कैसा है ये सॉलिड, ये डिकम्पोज हुआ साहब, ए गैस बनी और 2B गैस बनी। अब देखो क्वेश्चन को, कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम 400 कैलोरी प्रेशर दे रहा का 6 atm, कैलकुलेट केपी। कुछ नहीं करना है, क्योंकि सॉलिड का प्रेशर तो नेग्लिजिबल, और इसका प्रेशर जब ये डिकम्पोज होता है इसका प्रेशर बनेगा सपोज P, तो इसका प्रेशर कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स। अब आपको दे रखा है इनको सम कर लो, तो 3P हो गया, उसकी वैल्यू दे रखी है 6।
इसलिए पी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2। अब इसका केपी निकालेंगे तो केपी का सिंपल फॉर्मूला प्रेशर ऑफ बी की पावर 2, स्टैइकोमेट्रिक को पावर लगा दिया करो, इनटू प्रेशर ऑफ ए रख दीजिए साहब। इसका प्रेशर कितना दे आ रहा है आपके पास में, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये तो हो गया 4 का स्क्वायर और इंटू प्रेशर कितना है ये 2, तो ये 16 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपके पास में 32। ये लो साहब क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहा हूं। देखो आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है इंडिकेटर है वीक एसिड, एक कोई वीक एसिडिक इंडिकेटर है जिसका आपको क्या दे रखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट। आप ध्यान रखना जितने भी एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं इधर वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस ये है, तो इसका क्या दे रखा है आपको इंडिकेटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है 10 की पावर -4। अच्छा जब इसका मैं माइनस लॉग लूंगा, आपको पता है ना कि नेगेटिव लॉग को क्या कहते हो आप PKIN, तो इसका हो जाएगा ये PKIN। ये हो गया साहब, यहाँ पर वैल्यू रखो पीके, इसकी के की 10 की पावर -4, तो इस इंडिकेटर का PKIN हो गया 4। अब आपको थोड़ी सी इंडिकेटर के बारे में पता होनी चाहिए कि इंडिकेटर का जब PKIN की फॉर्मूला लिखते हो ना डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो एक होता है पीएच इक्वल टू, देखो इस इंडिकेटर की भी पीएच निकालते हैं, पीएच इक्वल टू PKIN प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ये होता है। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इसका पीएच की PKIN कितना दे रहा पता लग गया आपको 4, और अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो एट pH 4 इंडिकेटर इज 50% आयोनाइज, बिल्कुल सही, यानी pH 4 है, ये भी 4 है, इसका मतलब ये हो गया 0 और 0 उधर से लाओगे आप 10 को, तो इसका मतलब हो गया इनकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी बराबर। वो जब भी हो सकता है कि इंडिकेटर 50% आयोनाइज हो जाए और 50% बचे, तो पहला पॉइंट इसका सही है। आपको इनकरेक्ट बताना है, ध्यान रखना। इंडिकेटर ओस्टवाल्ड थ्योरी है, ध्यान से सुन लीजिए, इंडिकेटर ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक बेस वीक। दूसरा, अच्छा अब तो इसका PKIN आ गया 4। अब देखो और इसको टाइट्रेशन में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में सुनो, 2-3 पॉइंट उसी तरह एस्पेक्ट में ध्यान से देखो। पहला उसके आयोनाइजेशन से था, अगले पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इंडिकेटर दिस इंडिकेटर में बी यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब आप समझो एंड पॉइंट पर, ध्यान से सुनो, एंड पॉइंट पर वीक एसिड और वीक बेस के बीच में जो स्टेप वर्टिकल पार्ट बनता है ना, स्टेप ग्राफ बनता है, उसमें पीएच चेंज होती है 6.5 से और 7.5 के बीच। और ये इंडिकेटर पता है किसके लिए काम लिया जाता है, एक कम +-1, तो ये 3 से pH 5 तक काम लिया जा सकता है, इसलिए यहां काम नहीं आएगा ये। दिस इंडिकेटर में भी यूज फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हो, क्योंकि वहां 4 तेर कितने बीच में आता है, वो 10 के बीच में, तो काम में ले सकते हो 3 से 5 के बीच में। और आगे लिख रखा है दिस इंडिकेटर may be used for the titration of strong acid and weak base। ये भी ध्यान रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में पीएच कहां से चेंज होती है, एंड पॉइंट पर 4 से 7, उसमें भी काम आ सकता है, 3 से 5 वाली में काम आ सकता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत था। तो ये था आपके पास में आयनिक इक्विलिब्रियम से। ऊपर वाला क्वेश्चन किसमें था, केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी ये दोनों क्वेश्चन थे इक्विलिब्रियम स्टेट से, ठीक है, दोनों मिलाकर अपन एक इक्विलिब्रियम कहते हैं, बाकी एक केमिकल और एक आयनिक। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्राफ, अबाउट द एक रिएक्शन, ये भी आपके पास में इक्विलिब्रियम का, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का पर्टिकुलरली एप्लीकेशन है ले चैटेलियर प्रिंसिपल की। देखो एक बार ध्यान से देखिए, पहला, अच्छा इसको देखकर आप बता दोगे कि ये जो रिएक्शन है कैसी है एक्चुअल में, एंडोथर्मिक। अब ले चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। अब मैं पढ़ता हूँ, फॉरवर्ड का जाने का मतलब ये और ज्यादा डिसोसिएट होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। बोले सही है साहब, ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने थे, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज व्हेन इंक्रीज द प्रेशर, फिर भी ये ले चैटेलियर प्रिंसिपल है। आपको पता है कि प्रोडक्ट की तरफ मोल ज्यादा, तो आप जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड में, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये भी सही है साहब, बोले ये भी ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एंड NO2 डिक्रीज व्हेन हीलियम गैस एडेड एट द कांस्टेंट प्रेशर। मतलब समझ रहे हो कि कंटेनर में प्रेशर तो रखना है कांस्टेंट और हीलियम मिला दो, तो सीधी सी बात है हीलियम का खुद का भी प्रेशर होगा, इसलिए जो पहले से गैस प्रेजेंट है उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एंड हेंस ऑल आर करेक्ट, डी ऑप्शन क्लियर। एक एक चीज को देखो, ये भी आपके पास में ले चैटेलियर प्रिंसिपल से था कि इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन है, देखो इधर बढ़िया क्वेश्चन। एक कोई रियल गैस है, चेंज द, उसकी स्टेट चेंज होती है, स्टेट फर्स्ट है उसकी 8 बार प्रेशर, 3 लीटर एटीएम और 300 केल्विन, और सेकंड स्टेट ये बतानी है आपको, डेल्टा यू पूछने, इफ डेल्टा यू तो दे रखा है 400 जूल, और डेल्टा एच पूछिए। अब आपको एक रिलेशन बताता हूँ थर्मोडायनेमिक्स का, किसी के लिए भी, रियल गैस हो, आइडियल हो, सॉलिड लिक्विड, सबके लिए है ये रिलेशन। थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है H इक्वल्स टू U प्लस PV, ठीक है। अब इसमें चेंज निकाल लेते हैं, तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस
डेल्टा पी इंटू बी, क्योंकि आप प्रोसेस को देखो, पता नहीं कैसा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, क्या है, आइडियल गैस तो है नहीं, वो रियल गैस है, तो आप इसमें चेंज लिख लेंगे। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है साहब इसकी, 400 जूल। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना, 400 जूल। और पी और बी का चेंज देखो इधर ध्यान से, फाइनल पी और बी देखिए आप कितना है आपके पास में, पी और बी का चेंज 32 फाइनल, तो ये हो गया साहब आपके पास में 32। और इनिशियल कितना चेंज था आपके पास में, इनिशियल कंडीशन कितनी थी, 24। ये तो हो गया साहब आपके, सॉरी 32, और ये हो गया साहब आपके पास में 24। तो 24 इसमें से पी, ये तो हो गया P2V2, ये हो गया साहब P1V1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 8, ये 24 आ गया ना, 32 तो ये, और ये 24 ये, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 8। अब 8 लीटर बार में है, ध्यान रखना, इसको जूल में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर लो, 100 से, तो 800 हो गया ये लो साहब, ये आपका आंसर आ गया, आंसर 1200 जूल। 1 लीटर बार इक्वल टू 100 जूल, 1 लीटर बार इक्वल टू कितना होता है, 100 जूल। अब तो देखो बहुत बढ़िया बात समझा दूं मैं आपको, रियल तो थी गैस, इसलिए क्या करना, थर्मोडायनेमिक्स में डेफिनेशन है एंथैल्पी की, रिलेशन है एंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इनटू पीवी। तो इस क्वेश्चन में पी और बी चेंज हो रहे हैं दोनों ही, ध्यान रखो, इसलिए इसमें डेल्टा पीवी लगाओ, और डेल्टा पीवी का मतलब P2V2 माइनस P1V1, ये रहा P2V2 और P1V1 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच सॉल्यूशन हैज हायर कंडक्टेंस। अब देखो इधर ध्यान से, कंडक्टेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया गया है, आपको समझा देता हूँ। कंडक्टेंस हर चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं, कोशिश ये की गई है जिससे पूरी आपकी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल सभी चैप्टर आए। तो इनसे मॉक टेस्टों का एम ये भी तो है कि जिससे आपकी पूरी केमिस्ट्री रिवाइज होती रहे, और आप जो भी गलत होते हैं उन पर पर्टिकुलरली फोकस करें। मतलब कहने का मेरा पता क्या है, कि जैसे आप इस पेपर को करते हो, सपोज आपसे 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 होते हैं या 25 क्वेश्चन सही कर देते हो, 20 क्वेश्चन या तो छोड़ दिए या इनकरेक्ट हैं, तो आप उन 20 क्वेश्चनों की केमिस्ट्री ढंग से पढ़िए। ढंग का मतलब है कि उनकी थ्योरी पढ़ो, साहब ये क्वेश्चन हमने क्या सोचा था, इसका होगा कैसे, इनको क्लियर कीजिए, तो आपका अच्छा ही जो नीट का एग्जामिनेशन होगा उसमें सारे क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करने की आपको जरूरत है। क्वेश्चन नेम से हायर कंडक्टेंस, तो अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले तो कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स, जितने ज्यादा आयंस होंगे सॉल्यूशन में उतनी आई। उसके बाद में यदि आयन बराबर हो तो चार्ज चेक कर लिया करो, चार्ज पे। फिर उसके बाद में बोलो दोनों सेम हो तो साइज स्मॉलर साइज होगा तो उसकी कंडक्टेंस ज्यादा। अब इस क्वेश्चन को देखो कई बार पूछा गया है, आपको समझा देता हूं। अब ये जो लिथियम है ना, लिथियम प्लस आयन, ये साइज में होता है छोटा, लेकिन जब आप इसको वाटर में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड, और सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड होगा, और आपको इसका साइज लेना था ये, इसलिए ये सबसे लार्जर। तो सबसे छोटा क्या आएगा, के, और सबसे छोटा जो के आएगा तो उसका माइग्रेशन ज्यादा, इसलिए उसकी कंडक्टेंस ज्यादा। आंसर सी पूछा गया है, जेई वगैरह में आपको बता दूं, आपके नीट में भी आते रहते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया गया है, हर चैप्टर से क्वेश्चन लेने की कोशिश की गई है। ऐसे पूछा है कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इतनी है, बताओ इसकी पोजीशन। तो साहब रेडियस का ये फॉर्मूला है आपके पास में, 0.2529 एंगस्ट्रम में बात करते हैं, एन स्क्वायर अपॉन जेड, इतने एंगस्ट्रम में, एंगस्ट्रम में आपको ये वैल्यू दे रखी है एंगस्ट्रम में, देखो यारी यहाँ पर साहब ये वैल्यू पुट कर दो, इस रेडियस की जगह ये वैल्यू लिख दीजिए। हाइड्रोजन के लिए जेड कितना है 1, तो ये वैल्यू दे रखी है आपको 8.464, ठीक है 84 ये वैल्यू है। और आपको क्या फाइंड करना है, ये एन, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करो 0.529 से, जिससे क्या आ जाएगा आपके पास में एन स्क्वायर, थोड़ा सा रफली सोल्व करके देख लिया करो, तो ये 16 आ जाएगा एन स्क्वायर। तो मैं पूछूं एन निकालना हो तो इसका रूट ले लो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4th सेल में था ये, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पर था, 4th सेल में। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये साहब क्या बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री से लिया गया है, पर्टिकुलरली कोलाइडल सॉल्यूशन। सुन लो, विस्कोसिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड, लायोफोबिक समझते हो ना, जहां पर डीईपी और डीएम में अट्रैक्शन नहीं होता, विस्कोसिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड विल बी हायर देन डीपी डिस्पर्सन मीडियम, नहीं हायर नहीं होती, नियरली इक्वल होती है। आगे लिखा है सरफेस टेंशन, बढ़िया क्वेश्चन, सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, अट्रैक्शन जिसके अंदर होता है, अट्रैक्शन डीपी और डीएम में विल बी लेस देन डिस्पर्सन मीडियम, बिल्कुल सही आंसर। सुन लो पहले, क्योंकि जब डीपी और डीएम में इंटरेक्शन या अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसे आप क्या कहते हो, लायोफिलिक, तो उस केस में सरफेस पर जो नीचे की ओर फोर्स लगता है, जिसको सरफेस टेंशन कहते हो, वो क्या हो जाएगा, कम। सही लाइन लिखी हुई है। आगे लिखा हुआ है हायर गोल्ड नंबर मींस हाई प्रोटेक्टिंग पावर, गलत। गोल्ड नंबर हाई होने का मतलब प्रोटेक्टिंग पावर कम। गोल्ड नंबर की डेफिनेशन समझते हो ना,
कि साहब गोल्ड के 10 ग्राम जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको 10% NaCl का जो सॉल्यूशन डाला जाता है उससे प्रोटेक्ट करने को। तो जैसे मान लीजिए स्टार्च का गोल्ड नंबर लिख दिया किसी ने इतना, इसका मतलब मिलीग्राम में अमाउंट है प्रोटेक्ट करने के लिए, और जिलेटिन का इतना लिख दिया स्टार्च का ये, इसका मतलब जिलेटिन बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड है बजाय स्टार्च से। तो ध्यान रखने की बात है कि जितना गोल्ड नंबर ज्यादा होगा उतनी प्रोटेक्टिव पावर कम रहेगी, हाई नहीं कम। इसलिए आंसर केवल करेक्ट स्टेटमेंट में बी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 को डिस्कस कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 9 तो ये था, 10 को देखिए आप। क्वेश्चन 10 है विच हैज स्मॉलर फॉरबिडन जोन। अब पहले एग्जाम में ये सबसे बड़ी बात है, मैं स्टूडेंटों को कहते रहता हूं कि पहले ये सोचो कि ये क्वेश्चन कहां से आया है। अब बताओ मुझे फॉरबिडन जोन कहां पढ़ा आपने? बिल्कुल साहब सॉलिड स्टेट में पढ़ा कि जब आप कंडक्टेंस देखते हैं तो बैंड थ्योरी कहती है कि साहब जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है उनके बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं फॉरबिडन जोन। मेटल के केस में ये होता ही नहीं, इसलिए गुड कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली चले जाते हैं। अच्छा, इंसुलेटर के अंदर ये गैप बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा, और सेमीकंडक्टर के लिए कम होता है। ठीक है, अब देखो एक तो लिखा बोरॉन, एक लिखा डायमंड, ये दोनों तो इंसुलेटर है बहुत ज्यादा। अब है साहब सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम में गैप कम है। अब आप सुनो मेरी बात, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक नेचर बढ़ती है, और मेटेलिक नेचर बढ़ने से ये गैप कम हो जाता है। इसलिए पूछा है ना कि स्मॉलर गैप, तो आंसर क्या दोगे आप? जर्मेनियम, बिकॉज जर्मेनियम इज मोर मेटेलिक देन सिलिकॉन। ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाफ लाइफ पीरियड। अब देखो ये लिया है काइनेटिक्स से, हर चैप्टर से क्वेश्चन लेने की कोशिश की है काइनेटिक्स का। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि जब हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन दे रखी है आपको 50 मिनट। अच्छा, तो हाफ लाइफ में इनिशियल कंसंट्रेशन में ये है कि जब मान लीजिए ये हाफ लाइफ इनिशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी पावर n-1 के। तो आप क्या किया करो, दो हाफ लाइफ में एक ग्राफ बना लो इक्वेशन, हाफ लाइफ फर्स्ट रिएक्शन की, हाफ लाइफ सेकंड की। ये था आपके पास में इनिशियल कंसंट्रेशन सेकंड एक्सपेरिमेंट में, ये इनिशियल कंसंट्रेशन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, और इसकी पावर क्या लगा दोगे? n-1, जैसे क्वेश्चन वो रख दो। तो हाफ लाइफ है साहब कितनी? 50 मिनट। और आगे क्या कर रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज हाफ, ये इनिशियल कंसंट्रेशन इज सपोज ए नोड, इसको क्या कर दिया साहब उन्होंने हाफ, तो मैं ऐसे 2 कर देता हूं। तो ऐसा करने से हाफ लाइफ पीरियड भी कितना हो गया? 25 मिनट, यहाँ रख देता हूँ 25 मिनट। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज, और ये है साहब n-1, तो ये हो गया साहब 2, और ये नीचे आ गया 2 की पावर n-1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 1 माइनस एन। अब आपको पता है कि जब बेस बराबर है तो पावर इक्वल कर दो, तो 1 इक्वल्स टू 1 माइनस एन, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब आपके पास में? 0, इधर ले जाओ इसको। इसलिए ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन थी। लो साहब, विच व्हाट इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन बैलेंस रिएक्शन। अब मैं आपको समझाता हूं, आज ही मैं बच्चों को इसलिए डांट के भी आया हूं, कम से कम मेरी क्लास के 20 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया। क्यों किया? उनकी बेवकूफाई से। मतलब सुनो क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि साहब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट का, और पता है वो क्या लिख के आए हैं? वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। अरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझते हो ना? बैलेंस रिएक्शन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक साहब के बैलेंस करने के लिए क्या लगाया, 1 2 3 4 वो, और वो क्या लिख के आए हैं? इसका एक्स फैक्टर। तो ऐसी गलती नहीं करें, बता रहा हूं आपको, आज मेरे को बड़ा गुस्सा आया क्लास में। आप सुनिए ध्यान से, स्टोइकोमेट्रिक तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनकी एक बैलेंस रिएक्शन के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल लो। Mn की ऑक्सीजन स्टेट है +7, एल्कलाइन मीडियम में, ध्यान रखना मीडियम कौन सा है? ये एल्कलाइन मीडियम। तो आप क्या करेंगे, इस एल्कलाइन मीडियम के अंदर इसको Mn किस में कन्वर्ट होता है? +4 में। ध्यान रखना +4 में, पहले एटम बैलेंस करो फिर चार्ज बैलेंस करो। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे आप? 3 इलेक्ट्रॉन इसमें कर दिए। अच्छा, और बहुत रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट आपको समझा देता हूं, और एल्कलाइन मीडियम में ये जो आयोडाइड है ये कन्वर्ट होता है, आपको समझा देता हूं, आयोडेट में। और यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीजन स्टेट आयोडेट में होती है +5, एटम बैलेंस करो हैं, और फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करो। फिर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे किया करो, सिंपल रहते होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई करो, और इसको कर दो 1 से, बस यही पूछा है। बोले रिड्यूसिंग एजेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। आप गलती मत कर देना, एक्स फैक्टर नहीं पूछा, क्या पूछा था? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नेक्स्ट 13, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13 को वेस्पर थ्योरी से लिया गया है, केमिकल बॉन्डिंग की वेस्पर थ्योरी। बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 13 वेस्पर थ्योरी का है। देखिए पहला ये तो है सल्फर, आपको समझा देता हूँ, सीसो टाइप की रहती है ना इसके अंदर, ये तो सल्फर जिसके अंदर ये एक्सियल बॉन्ड है फ्लोरीन का, ये इक्वेटोरियल है, और ये है सिलेनियम, इसी के जैसा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझा देता हूँ। देखो इधर ये सिलेनियम है, सीसो टाइप या के टाइप। पहला
X2 ग्रेटर देन X1, तो X2 तो बोला है ये। अब आप ध्यान रखना किस पर डिपेंड करती है, मेनली बॉन्ड लेंथ साइज पर। तो सिलेनियम का साइज बड़ा है बजाय सल्फर से, इसलिए पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, Y1 इज लेस देन Y2। अब Y देखो कौन सा, ये वाला, ये फिर वही लाइन है। फिर ये साहब इक्वेटोरियल है, तो बिल्कुल ये भी सही है। ये Y भी बड़ा रहेगा बजाय इसके Y से। ये Y2 है, ये Y1 है, बिल्कुल साफ बड़ा है। और इसी तरह से ये X1 था, ये क्या दे रखा था X2, और ये कितना लिखा हुआ था X1, ये भी बड़ा है, बिल्कुल सही। क्योंकि जितना साइज बड़ा है, बॉन्डेड एटम का साइज बड़ा है, उतनी बॉन्ड डिस्टेंस भी ज्यादा आती है। दोनों सही। आगे तो ये दोनों तो ठीक है। अब आप देखो वाई के बारे में, अब क्वेश्चन पूछा है कि X1 और वाई का, तो ये तो है साहब आपके पास में X1, और ये कौन सा है आपके पास में Y2। ठीक है, अब ये पूछा है कि X2, Y1 और Y2 इनमें क्या रिलेशन है। तो ये जो Y2 है, अब एक बार देखो, ये जो Y2 है इस X1 से बड़ा ही रहेगा, चाहे इक्वेटोरियल हो चाहे एक्सियल हो, इससे भी, X1 से भी। ध्यान रखना आप, उसका रीजन समझते हो, क्योंकि सबसे पहली लाइन होती है कि जो बॉन्ड डिस्टेंस है किस पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम पे, इसलिए ये गलत है। अच्छा, इसमें पूछा भी है ये इनकरेक्ट, ये ही इसके अंदर गलत है, यानी ये बड़ा ही रहेगा सिलेनियम और फ्लोरीन, चाहे कहीं भी लगा दो आप। आगे एंगल पूछे, एंगल के अंदर देखो ये भी बेस पर थ्योरी है। एक एंगल तो ये दे रखा था अब आपको कितना, θ1, और ये दे रखा है θ2। फिर एक लाइन और है, आपको जो बता देता हूँ। एक लाइन ये होती है कि बॉन्ड पेयर जितने क्लोज होते हैं सेंट्रल एटम के, उतना उनमें वेस्पर थ्योरी कहती है, उतनी क्या होती है उसके अंदर, स्प्रेडिंग टेंडेंसी हाई, तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। और जो बॉन्ड एंगल पास में कब रहेंगे, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है, बॉन्ड पेयर मोर क्लोज एंड दे हैव स्प्रेडिंग टेंडेंसी। तो ये जो सल्फर सल्फर और फ्लोरीन, ये बॉन्ड एंगल है θ1, ये ज्यादा रहेगा बजाय θ2 से। ये भी सही लिखा हुआ है, तो इनकरेक्ट सी था। बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच है मोस्ट एसिडिक। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था आपको कि ये जो है ना हाइड्रोजोइक एसिड, ये एसिड इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि ये इजीली आयोनाइज हो जाता है किसके अंदर, एजाइड आयन में और H में। तो इसका आंसर है हाइड्रोजोइक एसिड। स्ट्रक्चर बना के देख लिया करो, क्या देगा ये, H+ आयन और एजाइड आयन, इसीलिए तो बोलते हैं एसिडिक ही एक्चुअल में ये। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट पॉसिबल फॉर द मोर एसिडिक नेचर ऑफ इसकी। अब देखो देख कि एसिडिक नेचर, जैसे अपन कहते हैं ना कि साहब परक्लोरिक एसिड मोर एसिडिक होता है बजाय क्लोरिक से, क्या क्या रीजन है, बोले साहब एक तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, सही बात है, क्योंकि जिसकी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होती है तो एसिडिक नेचर ज्यादा होती है। दूसरा लिख रखा है तो क्लोरीन का है। दूसरा है कंजुगेटेड बेस ऑफ परक्लोरिक, ये क्लोरेट आयन इज मोर स्टेबल, बिल्कुल साहब 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी 3 बनेगी, ये भी सही है, ये भी रेस्पॉन्सिबल है। आगे लिखा है OH बॉन्ड इज मोर पोलर, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऐसे रहेगा बॉन्ड, जिस पे +7 चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये ज्यादा पोलर एज इजीली। तो सभी फैक्टर हैं इसके अंदर जो रेस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर हैव सेम वैल्यू ऑफ H2 and D2। बढ़िया क्वेश्चन, हाइड्रोजन से दिया गया है। हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड आपको बता दूं, हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड से कई बार क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। और तो हाइड्रोजन पेयर, हाइड्रोजन एटॉमिक, हाइड्रोजन इस तरह के है ना, और इनके आपस में आइसोटॉप्स में। तो आप ध्यान रखना कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बराबर रहती है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करती है आपको बता दूं, किस पर डिपेंड करती है, दोनों की न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है। तो न्यूक्लियस में तो एक जैसे हैं, यदि मास में अंतर है तो वो तो बाहर की बात है। न्यूक्लियस के अंदर तो क्या चीज है कि साहब दोनों की न्यूक्लियस एक जैसी है, क्योंकि उससे प्रोटॉन से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, दोनों में सेम। बाकी आपको पता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हैवी की ज्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी हैवी का ज्यादा होता है, और फ्यूजन एंथैल्पी भी हैवी आइसोटॉप की ज्यादा है। आंसर ए। मॉलिक्यूल स्पीसीज विथ नॉन लीनियर, तो देखो इनकी स्ट्रक्चर आपको जानी चाहिए। कार्बन सब ऑक्साइड लीनियर है, ध्यान से देखो, कार्बन सब की स्ट्रक्चर कार्बन सब ऑक्साइड। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनेट ये भी लीनियर है, ये इसकी स्ट्रक्चर है साहब आइसोसाइनेट की, ये भी लीनियर। इसी तरह से साइनोजन ये भी लीनियर है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, देखो साइनोजन गैस कहते हैं इसको, ये भी लीनियर है। ओजोन को आपको पता है कि ये बेंड टाइप की होती है, इसलिए नॉन लीनियर। इस पे पॉजिटिव नेगेटिव का आंसर ये है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन 18 है, सेलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज। देखो क्वेश्चन पहला, ऑप्शन फर्स्ट, H2 बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाईएस्ट फॉर ए सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। बहुत सही क्वेश्चन, और आपको समझा देता हूं कि जो भी सिंगल बॉन्ड है उसमें सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी किसकी है, हाइड्रोजन की, H2 की, 436 किलो जूल पर मोल। उसका रीजन समझते हो, क्योंकि आपको पता है ना कोवलेंट बॉन्ड किससे बनते हैं, ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग की फर्स्ट
और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है लेस डिफ्यूज। किसे कहते हैं लेस डिफ्यूज? जो कम से कम स्प्रेड होते हो स्पेस में, इसलिए एस ऑर्बिटल सबसे लेस डिफ्यूज, तो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में इससे ज्यादा किसी की एनर्जी नहीं। पहला ऑप्शन करेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। दूसरा अमोनिया फॉस्फीन लुईस बेसिक करेक्टर, वो भी सही है, क्योंकि आपको पता है ना डाउन द ग्रुप जाने पर जो पी ऑर्बिटल ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इजीली नहीं देते, जिसको इनर्ट पेयर भी कहते हैं। दूसरा है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन दोनों फ्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन दो नाइट्रोजन के बीच में, तो जितना ज्यादा पोलरिटी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना स्ट्रॉन्ग बनता है। सही आंसर है दूसरा। ये विस्कोसिटी का गलत है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल की विस्कोसिटी डिपेंड किस पे करता है? इंटरेक्शन पे। तो इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होंगे बजाय H2SO4 से। जहां तक तो सही है H2SO4, H2O2, O2, ठीक है, लेकिन ये गलत है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो सभी चीज सही है, आपको बता दूं बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरॉन से, इसी तरह से निकोजन की चालकोजन से, कार्बन नाइट्रोजन की हाफ फील्ड स्टेट भी लेफ्ट टू राइट जाते बढ़ती है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, आंसर क्या देंगे? नन ऑफ दी। विच ऑफ द फॉलोइंग कलरफुल हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो आप ध्यान रखना ये सब स्क्वायर प्लेनर है, ध्यान रखें। आंसर ये निकल टेट्राहेड्रल भी और कलरफुल भी है, डी में 8 इलेक्ट्रॉन है। द रिडक्शन क्या लिखा है? द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाई एल्यूमिनियम इज कॉल्ड। जो मेटलर्जी से दिया गया क्वेश्चन है उसको क्या कहते हैं? गोल्ड सीमेंट एल्यूमिनियम थर्माइड प्रोसेस। विच इज पैरा डाईमैग्नेटिक पूछा है। आप ध्यान रखना कि ये जो आपके पास में कोबाल्ट है ना +3 में, तो इस कोबाल्ट +3 के साथ ये H2O या ऑक्सीजन तक के लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए पेयरिंग कर देंगे डाईमैग्नेटिक। कोबाल्ट पे +3 तो ऑक्सीजन स्टेट है, +3 में क्या है? 3d6 ऑक्टेडल स्पीशीज। और ध्यान रखना ये वाटर यहाँ पर कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर देगा, डाईमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 23 को देखो, एक रिएक्शन दे रखी है साहब, आप पहले क्या करोगे? इस इथाइलिन को रिएक्शन कराओगे ब्रोमीन से। फर्स्ट ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो साहब ये एडिशन रिएक्शन होगी, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक 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 Br जुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करोगे? KCN से हेलोजन को हटा के और CN जोड़ देना, हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएंगे? एसिड। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास में एसिड में। और फिर जब उस एसिड को आप हीट करोगे, उस एसिड को क्या करोगे? हीट करोगे। देखो इधर इस डबल बॉन्ड को हटाना पहले, सबसे पहले ये रहा, और इसको हटा के किस में जोड़ देना? एक पाई बॉन्ड को हटा के और एक एक Br, एडिशन रिएक्शन है, ये भी Br और इस बॉन्ड को हटा के ये भी Br। फिर क्या करेंगे? CN आ जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस से किस में बदल जाएगा? एसिड में। और अब उस एसिड को जब आप हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन होगा, ध्यान रखना आप, क्योंकि 1,4 है ये, और डिहाइड्रेशन से किस में बदल जाएंगे? एनहाइड्राइड में। अपने आंसर C। क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन 24 बढ़िया क्वेश्चन है। टोलुइन की रिएक्शन करानी है क्लोरीन से आयरन की प्रेजेंस में। अब कल परसों के इस पहले वाले टेस्ट में भी था ऐसा क्वेश्चन, वहां पे इस टोलुइन की रिएक्शन कराई थी क्लोरीन से सनलाइट में, तो वो तो थी फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। और ये है कौन सी रिएक्शन है? ये जब लुईस एसिड डला हुआ है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। और आपको पता है और तो पैरा डायरेक्टर, तो इसमें पूछा है मेजर, तो आप क्लोरीन को कहां पे लगाना? इसकी पैरा पोजिशन पर। ये प्रोडक्ट है मेजर, इसका 1 लिखा हुआ है। फिर आप क्या करोगे? एल्कलाइन की MnO4 से ऑक्सीडेशन, उसकी खास बात है कि साइड चेन जितनी भी हो सबको ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में। ठीक है, सॉल्ट बनाएंगे फिर एसिड डाल के उसको एसिड में कन्वर्ट कर लेना। तो ये कंपाउंड है आपके पास में B, क्या बन गया था आपके पास में? पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड। और फिर करा दो नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन की जो पोजीशन है वो डिपेंड करेगी किस पे? अंदर एक्टिवेटर पर। एक्टिवेटर तो हालांकि नहीं है, लेकिन +M इफेक्ट पर, ये -M है, तो ये बताएगा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो पैरा पोजिशन तो ब्लॉक है, तो ऑर्थो पे जोड़ देना NO2। ये प्रोडक्ट साहब आपके पास में कौन सा? C। अब पढ़ लो कंपाउंड, ये बताना है आपको करेक्ट। कंपाउंड C विल बी 4 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। यहां से डालो 1 2 3 4 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, सही लिख रखा है। कंपाउंड C विल बी 4, ये गलत है, तो आप बाकी सारे चेक कर लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इन रिएक्शनों को प्रोडक्ट चेक कर लेते रहा करो, मैं बता रहा हूँ आपको, नोट कर ले अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 25, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिनोल में। इधर देखो ये था फिनोल, फिर क्या कराना है? इस पे NaOH, बेसिक मीडियम है इसलिए इसको देखो। अब आप एक एक लाइन में समझो, जब फिनोल की NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम फिनेट। इसके बाद में इस खास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बता दूं, कोलबेसिमिट रिएक्शन नाम है इसका। पहले CO2 इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए और तो पैरा पर इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, सॉरी क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड। ये हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में जो बी प्रोडक्ट है सैलिसिलिक एसिड, और ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन। इसमें क्या करा दिया फिर? इसका एसिटाइलेशन।
क्या करा दिया है, एसिटाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड से, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट और जनरली आता ही रहता है क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, एस्प्रीन बनती है। तो एसिटाइल, ये तो एनहाइड्राइड और ये एल्कोहल, ठीक है, तो एस्टर बना दो। तो साहब यहाँ से आप क्या करना है, इस एसिटेट को तो बाहर निकालना और क्या बन जाएगी, एस्प्रीन जिसको कहते हैं, यहाँ से जोड़ना ओ से, ऐसे ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड नाम है वैसे इसका केमिकल। तो ये बन गया था अब आपके पास में, इनमें से कोई लिख दिया सी, और बाकी क्या बन गया, एसिटिक एसिड। अब देखो क्योंकि ये भी ध्यान रखना है क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में आगे, अब पढ़ता हूँ। कंपाउंड ए एंड बी आर एसिडिक, सही है, फिनोल भी एसिडिक है और सैलिसिलिक एसिड भी है, क्यों भाई, कोई दिक्कत नहीं, और सैलिसिलिक तो काफी है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ बी, बी फ्रॉम ए इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कोल्बे सिमेट्री रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अमंग सी एंड डी वन इज वेल नोन पेन किलर, अब ये याद आना जरूरी था, कौन सी है वो पेन किलर, एस्प्रिन। ए बी सी डी आर इवॉल्व CO2 फ्रॉम विद सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आप ध्यान रखना ये नहीं करता है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ये होता है ना फिनोल, ये कार्बोनिक एसिड से कैसा है, वीक, और जो कार्बोनिक एसिड से वीक होते हैं वो बाइकार्बोनेट के साथ CO2 इवॉल्व नहीं करते, इसलिए ये गलत है, इसका इनकरेक्ट पूछा था, आंसर डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बढ़िया क्वेश्चन देखिए एक बार, मैकेनिज्म पर बेस्ड, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 26 को देखो आप, हाँ, हम्म, तो क्वेश्चन है, 3,3-डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 बनाए साहब, पहले स्ट्रक्चर बनाए, ब्यूटेन 2 का मतलब दो पे लगा हुआ है, इधर से नंबरिंग डालना, और 3,3-डाई मिथाइल ये था, H2SO4 के साथ किया, तो H2SO4 आपको पता है पहले तो इस कंसंट्रेट है, पहले तो इसको प्रोटोनेटेड कर देना, प्रोटोनेटेड करके इसे बाहर निकालना, बाहर निकलने के बाद में साहब ये कैटायन बनेगा, जो कि एक सेकेंडरी कैटायन है, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होते रहते हैं रीअरेंजमेंट का, 1 2 शिफ्ट कराना, जिससे आपके पास में कैटायन बनेगा साहब, ये टर्सरी में आ जाएगा, देखो इधर, ठीक है, 1 2 शिफ्ट कराओ, ये कैटायन बनेगा, उसके बाद में जो प्रोटोनेशन कराया था ना उसको बाहर निकाल दीजिए, यहां से बाहर निकलेगा, और जो मेजर प्रोडक्ट है वैसे दो बन सकते हैं, आपको समझाऊं, एक इधर से भी बन सकते हैं इधर से, तो मैं दोनों दिखा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कहीं जरूरत पड़ रही है इसकी। तो एक तो ये बनी है, और दूसरी जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये बनेगी सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग, ये था अब इसका मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर, ये सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग, अब पढ़ के सुनाता हूँ। इट इज ए डिहाइड्रेशन, था ये था, वाटर तो बाहर निकला है। दूसरा, प्रोडक्ट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब देखो आप ध्यान से, चाहे ये एल्कीन बने और चाहे ये एल्कीन बने, कोई सी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती, ध्यान से देखो, क्यों नहीं करती, क्योंकि ज्योमेट्रिकल के लिए डबल बॉन्डेड कार्बन पर डिफरेंट टाइप के एटम और ग्रुप होने चाहिए, इसलिए कोई भी नहीं करेगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनकरेक्ट है, तो यही पूछा था इसके अंदर, इनकरेक्ट, तो ये तो रहा इनकरेक्ट, आगे पढ़ के दिखा देता हूं। द मेजर प्रोडक्ट इज 2,3-डाई मिथाइल ब्यूटोइन, ये रहा मेजर प्रोडक्ट, ये 2 3 नंबर डाल दो, 2 3-डाई मिथाइल ब्यूटोइन, सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग इलिमिनेशन करना, और रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस इन कार्बोकेटाइन, बिल्कुल सेकेंडरी किस में कन्वर्ट हुआ है, टर्सरी में, तो इसका इनकरेक्ट था बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, बढ़िया क्वेश्चन, कई बार दे दिया, और इसको समझिए आप, पता नहीं हमें तो यही समझ नहीं बैठती कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो कई बार आ चुके हैं उनको भी स्टूडेंट गलत कर देता है, अरे एक एक स्टेप अपनी नोटबुक में लिखें। आप केमिस्ट्री को, मैं आपको बताता रहता हूँ कि केमिस्ट्री याद करने के लिए आपके पास में कॉपी पेन होने बहुत जरूरी है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले लिखते जाओ। सबसे पहले एनिलीन का नाइट्रेशन कराया, अब आप याद रखें, कई बार मैं भी दे चुका और आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, एनिलीन का जब नाइट्रेशन कराते हैं ना कंसंट्रेशन 3 से, तो आपको पता है कि तीनों बनते हैं इसके अंदर, क्योंकि एनिलीन एमाइन बन जाता है जो मेटा डायरेक्टर भी होता है, तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बनती है, मेटा भी बनती है और पैरा भी बनती है, सबसे ज्यादा एक बार इससे पहले वाले कई क्वेश्चन में मैंने पूछा था डोमिनेंट कौन सा है, तो पैरा बनती है, हालांकि मेटा भी सफिशियंट अमाउंट बनती है क्योंकि प्रोटोनेशन हो जाता है। तो देखो तीनों बनी, ये बनती है 47% मेटा, ये 51%, और तो बनती है इसमें 2%, एक लाइन, तो ये, तो इसमें बनाएंगे साहब आप, एक मिक्सर बन गया, तीनों बनी। फिर क्या करना, FeHCl एसिड से क्या कर लेना, उस एसिडिक मीडियम में उस NO2 को रिडक्शन कर लेना, तो रिडक्शन जब करेंगे तो इस NO2 को हटा के सब जगह NH2 लगा दो, लो साहब, ये NH2 सब जगह कर देना। फिर क्या कर देना, डाइएजोटाइजेशन, और अब डाइएजोटाइजेशन का मतलब समझते हो कि N2Cl में, यानी जो भी सबको, ये भी N2Cl में, ये भी N2Cl में, सब पे बता रहा हूं, तो सब में ऐसे ही कर लेना सब पे, और फिर इथाइल एल्कोहल डालोगे तो ये पूरे को खत्म कर देता है, दो ही कंपाउंड है, एक तो इथाइल एल्कोहल और एक H3PO2, उसका एक्वा सॉल्यूशन इसे खत्म करके बेंजीन में, देखो आप पढ़ के सुनाता हूँ। मिक्सर ए कंटेन ऑल टाइप ऑफ नाइट्रो एल्कीन, सही था साहब,
ठीक है, नाइट्रो एनिलीन। जेड इज बेंजीन, ये रहा जेड बेंजीन, ये सब हटा दिया। अगला सेकंड, कंटेन ऑल टाइप ऑफ डाई अमीनो बेंजीन, नहीं साहब, डाई अमीनो नहीं, क्या है पता है, अमीनो किस में कन्वर्ट हो गया, डाइजोटाइज से डाई एजोनियम सॉल्ट बन गया दो तरफ से, इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो नन ऑफ दीज नहीं, इसके अंदर क्या आएगा इनकरेक्ट आपके पास में, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, विच हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब फिर बताओ ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहाँ पढ़ी आपने। तो सबसे पहले ये बात आपको आनी बहुत जरूरी है कि साहब ये क्वेश्चन किस जगह से लिया गया है। तो आपको बता दूं एटॉमिक स्ट्रक्चर के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लिया गया है। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको पता है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है उतना उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, इसलिए कम से कम चेक करनी थी। तो ये पूछा था हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के, इसका मतलब ज्यादा चाहिए तो एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, तो आंसर आएगा सोडियम। इसीलिए तो ये पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में काम लिए जाते हैं, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम, लाइट से इलेक्ट्रॉन एजिट हो जाता है। विच टाइप ऑफ स्पीड ऑफ आइडियल गैस हैज हायर एट सेम टेम्परेचर, बढ़िया क्वेश्चन, स्टेट ऑफ मैटर से लिया गया है। तो तीनों स्पीड ध्यान रखनी चाहिए आपको, तीन तरह की स्पीड है, देखो आपको याद दिला देता हूं। एक तो एवरेज स्पीड, फॉर्मूला है अंडर रूट 8 RT/πm, एक। दूसरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या फॉर्मूला है, 2RT/m। और तीसरी होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS, क्या फॉर्मूला है साहब, 3RT/m। ठीक है, 3RT/m। अब ये पूछे सबसे ज्यादा, तो देखो मैं आपको बताऊं, RT/mm तो सब में कांस्टेंट है, इनको छोड़ो, RT/mm सब में कांस्टेंट है, ये लो इनको तो हटा देता हूं। ये 2 और 3 में बात करेंगे तो 3 ज्यादा, इसकी बात करें। और पाई की वैल्यू 8 को, पाई की वैल्यू 3.14 से डिवाइड करो इसको, तो ये 2 और 3 के बीच में आएगी, इसलिए सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, VRMS। आंसर VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सब ज्यादा होती है किसी टेम्परेचर पर। नेक्स्ट, हाउ मेनी बाइनरी सॉल्यूशंस कैन बी मेड फ्रॉम द, तीन आपको लिक्विड दे रखे हैं, बताओ बाइनरी जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हो, देखो इधर ध्यान से, तीन कौन कौन से दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है एसीटोन, एक क्लोरोफॉर्म और एक कार्बन डाइसल्फाइड। अब एसीटोन का क्लोरोफॉर्म से जब सॉल्यूशन बनता है बाइनरी तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, लेकिन एसीटोन का जब कार्बन डाइसल्फाइड से कराओगे पॉजिटिव, क्योंकि ये है पोलर, डाइपोल डाइपोल, और ये नॉन पोलर। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म पोलर, और जब कार्बन डाइसल्फाइड से कराओगे तो फिर पॉजिटिव बनेगा, इसलिए आंसर कितना आएगा इसके अंदर, 2, सी ऑप्शन। 31, एक रिएक्शन दे रखी है, पूछा इसका नाम, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बता दूं, आपके फर्स्ट चैप्टर में, ये 12th की में मुंसडी का रिएक्शन कहते हैं, जब सिल्वर सॉल्ट की ब्रोमीन और क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो ये हेलो ब्रोमाइड या क्लोराइड बनते हैं, जिसके अंदर डिग्रेडेशन भी होता है, ये कार्बन कम होता है, CO2 निकल गया, नाम क्या है इसका, मुंसडी का। नेक्स्ट रिएक्शन, क्वेश्चन 32, तो सबसे पहले तो एसिटिलीन है, इसका क्या करा दो, डाइल्यूट H2SO4 से, यानी हाइड्रेशन करा दो। तो जब एसिटिलीन का हाइड्रेशन कराते हैं, ध्यान रखना Hg डालना पड़ता है, तो टोटोमराइज होकर फाइनल प्रोडक्ट किस में बदल जाता है, ये एल्डिहाइड में। फिर क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से किस में बदल जाता है, एसिड में। फिर NaOH से क्या बना लेंगे, सोडियम सॉल्ट, और फिर साहब सोडा लाइम से रिएक्शन कराना है, इसलिए आंसर ए, सोडा लाइम क्या करेगा, डिकार्बोक्सिलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 33, इस एसिडिक ग्रुप को कौन सा कंपाउंड है जो किस में कन्वर्ट करता है, एल्केन में, CH3 में। तो देखो सोडियम और एल्कोहल, वो इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे, सोडियम सॉल्ट बनेगा। ये जिंक अमलगम, जिंक HCl, ये किसको, CO को कन्वर्ट करता है, LlH4 भी इसको CH2 में कन्वर्ट करता है, ये ले लो यूनिवर्सल रिएजेंट है। तो HI रेड प्रेजेंस, फॉस्फोरस की प्रेजेंस में सारे कार्बन को कन्वर्ट कर देगा सेचुरेटेड में, जितनी ऑक्सीजन है सबको वाटर के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। क्वेश्चन नंबर 33 था। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको 34, देखिए मेटलर्जी से लिया है, आपको बता रहा था ना मैं कि सभी क्वेश्चन सभी चैप्टर से डाले गए, इसलिए थोड़ा अच्छी तरह से इन चैप्टरों को किया करें। रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, रिफाइनिंग समझते हो कि जो आपके पास में एल्यूमिनियम आ जाता है ना 99.8% हुक प्रोसेस से रिफाइन किया जाता है। पहले तो हॉल हीरोड प्रोसेस से एल्यूमिनियम का आइसोलेशन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक, फिर इससे भी ज्यादा प्योर बनाने के लिए उसे कहते हैं रिफाइनिंग। तो क्या नाम है उस मेथड का, हुक प्रोसेस। वैसे तो एक से ही मैच हो जाता है, आपको समझाऊं, पी में क्या आंसर लिखोगे, 4, ये देखो और कहीं है नहीं, बाकी आप थोड़ा सा और देख लो। इम्प्योर मेटल वोलेटाइल कंपाउंड, ये था आपके पास में वान आर्कल और मॉन्स दोनों में आता है इम्प्योर मेटल वोलेटाइल में। फिर है एक्सट्रैक्शन ऑफ टाइटेनियम, अब देखना फिर वापस एक्सट्रैक्शन ऑफ टाइट्रेशियम, ये रोल प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन रोल प्रोसेस है। और प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग किसमें करते हैं, उसमें उसके अंदर वोलेटाइल मेटल के अंदर ही, जिसको कहते हैं वान आर्कल। प्यूरिफिकेशन ऑफ मर्करी, ये डिस्टिलेशन से करते हैं, जिंक, कैडमियम और मर्करी ये वोलेटाइल मेटल है, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। लो साहब, फिर लिखा है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एंड एसिटिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, अब फिर देखना विद हेल्प ऑफ लिटमस, दोनों करते हैं साहब, टर्न नहीं हो पाएगा।
विद कास्टिक सोडा दोनों सॉल्ट बनाते हैं, नहीं हो पाएगा। विद सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों CO2 लेते हैं, नहीं करेगा। ये रही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप ध्यान रखना। इस फॉर्मिक एसिड में हिडन एल्डिहाइड, ये तो एसिडिक ग्रुप है आपको जो सीधा दिखाई दे रहा है, हिडन एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इस एल्डिहाइड की वजह से ये सिल्वर टॉस या टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन दे देता है, एसिडिक एसिड नहीं देगा, और कोई नहीं देता, ध्यान रखना आप। तो यही इसका आंसर था। क्वेश्चन 36, विच एल्कीन हैज हायर हीट ऑफ कंबशन। तो सबसे पहले हीट ऑफ कंबशन के लिए ध्यान रखा करो उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास जब सेम हो, नंबर ऑफ एटम जितने ज्यादा रहते हैं उतनी ज्यादा बर्न होती है, ज्यादा ध्यान रखें, उसी हीट भी ज्यादा निकलती है। तो प्रोपीन के कंपैरिजन में ब्यूटीन रहेंगी। आप बोलो साहब सबका सेम है मोलर मास, ठीक है ना, CH8 है। अब बताओ, अब स्टेबिलिटी चेक कर लो। जो ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब उसके पास कम एनर्जी है, जो कम एनर्जी है तो जलने पर एनर्जी भी कम निकलेगी, इसलिए फर्स्ट ब्यूटीन सबसे कम स्टेबल चेक कर लो। फर्स्ट क्या करोगे, मोलर मास चेक कर लिया करो, जिसका मास ज्यादा कंबशन से हीट भी ज्यादा निकलती है। फिर बोले मास बराबर हो तो फिर स्टेबिलिटी चेक कर लो। जो कम स्टेबल है उससे हीट ज्यादा निकलती है क्योंकि उसके पास स्टोर ज्यादा होते हैं, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट विल बी गिवन बाय। तो आयोडोफॉर्म के लिए आपको बता दूं ये एसिटाइल ग्रुप होना चाहिए। और क्या खास बात है, यहाँ जो वैलेंसी है ना इस पे जो जुड़ा हुआ है उस पर लॉन पेयर नहीं होना चाहिए, नहीं अदरवाइज रेजोनेंस में चला जाएगा, वो कंपाउंड नहीं देते हैं। इसलिए पहले वाला एस्टर नहीं देगा, इसकी वजह से ये भी नहीं, ये तो इसमें कार्बन है ही नहीं, ये भी नहीं देगा, एसिड भी, केवल एल्कोहल। या तो एसिटाइल ग्रुप सीधा हो या फिर एल्कोहल जो ऑक्सीडाइज हो गए इस ग्रुप को दे। आंसर है इथाइल एल्कोहल। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव कैनिजेरो रिएक्शन। कैनिजेरो के लिए क्या है, अल्फा एच नहीं होना चाहिए, रहा अल्फा एच नहीं होना चाहिए कैनिजेरो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ CO को किस में कन्वर्ट करना है, CH2 में, रिडक्शन करना है एल्केन में ही। तो क्लीमेंसन रिडक्शन ले सकते हो, वोल्फ किसनर ले सकते हो बढ़िया कार्बोनिल के लिए, ठीक है, रेड पी और HI ले सकते हो, यूनिवर्सल रिएजेंट है, ध्यान रखना रेड पी और HI। लेकिन वुड्स रिएक्शन ये नहीं, वुड्स रिएक्शन तो आपको पता है ना कि साहब एल्काइल हैलाइड को सोडियम से कराते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, देखो इधर ध्यान से। एसिड की रिएक्शन है क्लोरीन और रेड पी की प्रेजेंस में, इस रिएक्शन को कहते हैं HBZ, हेल वोलाट जिलेंस्की, याद रखना आती रहती है जिलेंस्की, ठीक है ना, इस समय यूक्रेन में युद्ध चल रहा है ना, वार चल रहा है, तो वहां का उसको याद रखो इस नाम से। तो ये क्या करता है, एल्फा जो आपके पास में हाइड्रोजन है उसका रिप्लेसमेंट करता है। तो जैसे ये प्रोपेनोइक एसिड था, तो जब हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हेलोजन आएगी, एल्फा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, HBZ रिएक्शन। फिर क्या करना, ये तो बन गई है, फिर एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के डाल के तो इलिमिनेशन कर देना और कंजुगेशन में आना चाहिए। तो यहां से HX बाहर कर देना, जिससे इस डबल बॉन्ड के साथ किस में आ जाएगा, ये कंजुगेशन में, ये बनेगा कंपाउंड C। बढ़िया रिएक्शन लिखा है, राइट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। आप ध्यान रखो, आप देखो एलिसाइक्लिक ये जो होता है ना एलिफेटिक एसिड, इसमें फॉर्मिक एसिड होता है सबसे ज्यादा। लेकिन यदि आपने कोई -I इफेक्ट का ग्रुप लगा दिया, जैसे इसमें देखो बी ऑप्शन में -I इफेक्ट का ग्रुप, और वो भी किस पे लगा दिया, सेकंड कार्बन पर ही, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड से ज्यादा हो जाती है, फिर एसिडिक एसिड और फिर आपके पास में प्रोपेनोइक एसिड। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 43 को 42 डिस्कस कर रहा हूं, देखो एक बार क्वेश्चन 42। विच कैन बी एक्सिबिट टोटोमेरिज्म। तो इनको लिख के देखो। तो पहला है आपके पास में, ये एक्चुअल में फॉर्मूला है C2H4O2, एसिड का या एस्टर का, और एसिड और एस्टर, जैसे मैं इसको एसिड लिख सकता हूं, इधर देखो ये रहा, क्या काउंट कर लो, तो एसिड नहीं, इसका एस्टर लिख लो, तो ये भी नहीं शो करता, ये लो साहब, ये इसका एस्टर लिख दिया मैंने, देख लो एक बार, नहीं करेगा। ये फॉर्मूला है आपके पास में, C4 एस्टर किसका, कार्बोनिल कंपाउंड होगा, ये शो करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ऐसे टोटोमेरिज्म में होता क्या है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, जैसे एसिटाल्डिहाइड था, देखो इधर सैचुरेटेड होना चाहिए, लो साहब ये एसिटाल्डिहाइड, ये कीटो फॉर्म है, जो कि ये H जाने के बाद में इनोल बदल देगी, तो यही शो करेगा। ये एल्कीन है, नहीं करती, ये एल्कोहल या ईथर है, ये भी नहीं करता। आगे लिख रखा है 56 ग्राम N2 एंड 13 ग्राम ऑफ H2 इनिशियली टेकन इन हेबर प्रोसेस, बस लिमिटिंग रिएजेंट है, पूछना है। तो आप पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा लिया करो, और फिर मोल के रेस्पेक्ट में रीड करा करो। 1 मोल 3 मोल से रिएक्शन करता है, इसके अब मोल में कन्वर्ट कर लो। 56 का मतलब इसके 2 मोल, और इसके कितने दे रखे हैं 6.5। अब सुनो, 2 के लिए कितने चाहिए, 6.5 एक्स्ट्रा ज्यादा, इसका मतलब ये एक्सिस में, एंड हेंस N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये लो, आइडेंटिफाई मोस्ट अनस्टेबल स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग। सबसे मोस्ट अनस्टेबल, देखो आपको समझाने के बहुत से तरीके हैं, बाकी ध्यान से सुनो। जैसे मोस्ट अनस्टेबल एक तो पूछे कार्बन, आप सुनो, जब कार्बन C बनेगी ना तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2p, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, ध्यान रखना 2p में ही एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, 2p3 बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से लिथियम, लिथियम में भी 2s में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसी जगह,
और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, माइनस में। इसी तरह से बेरिलियम, अब ध्यान से देखो, ये था बेरिलियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में होता है 2s2 और इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ नहीं सकता, तो आप इसको जब एनायन बनाएंगे तो हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, इसलिए अनस्टेबल सबसे ज्यादा। इसी तरह से बोरॉन में भी 2p में ही जुड़ जाएगा, उसके पास में जगह है अभी, इसलिए सबसे ज्यादा। और वैसे मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, आपको पता है कि ना कि बेरिलियम मैग्नीशियम इनर्ट गैस और नाइट्रोजन की पॉजिटिव साइन के साथ होती है, बाकी सबकी नेगेटिव, इसलिए सबसे ज्यादा हाईली अनस्टेबल क्या रहेगा, बेरिलियम। क्वेश्चन नेक्स्ट और लास्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2, बस सिंपल सा बॉन्ड ऑर्डर 2, तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको बता देता हूँ सबका बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो इसके अंदर, ये तो हो गई 13 की, तो 3 होता है ना N2 का, तो कम हो जाएगा, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। ये O2 इसका भी 2.5, NO ये भी 15 इलेक्ट्रॉन, इसका भी कितना आएगा 2.5, समझ गए। और ये आपके पास में जो CO2 लिख रखी है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, एग्जैक्ट 2। लो साहब, ये आज का क्वेश्चन था, डिस्कस कर दिया है, आप इसको तैयार करें कि मैंने इसकी डाल दिए, और पहले खुद किया करो, उसके बाद आंसर देखा करो और सॉल्यूशन। ठीक है, अगली क्लास में फिर बात करेंगे। ओके, बाय।